चलिए, कमर गर्दन सीधी रखेंगे, आंखों को कोमलता से बंद करेंगे, लंबा गहरा सांस भरेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हाथों को हल्के से ग्रहण करेंगे, कोमलता से अपने नेत्रों पर लगाएंगे, धीरे से अपने नेत्रों को खोलेंगे। नमस्ते। चलिए शुरू करते हैं हम अपने तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम को। तो ये हम अगर अपने सिलेबस में देखें तो हमें क्या क्या पॉइंट्स कवर करने हैं, तो एक बार हम उसको देख लेते हैं। तो तंत्रिका तंत्र एवं ग्रंथियां दोनों को साथ लेके ही इन्होंने एक टॉपिक है हमारे पास, न्यूरॉन्स की संरचना एवं कार्य, तंत्रिका तंत्र के विभिन्न उपांग एवं उनके कार्य, फिर ग्रंथियों के बारे में है। इसी से रिलेटेड हमारा नेक्स्ट वाला टॉपिक जो है वो इसी से रिलेटेड है, नर्वस सिस्टम से ही। संवेदी तंत्रिका तंत्र, प्रेरक तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र के उच्चतर कार्य, स्नायु संधि, प्रत्यावर्ती क्रिया, सेरिब्रोस्पाइनल द्रव्य क्या होता है उसका है रक्त मस्तिष्क एवं रक्त का सेरिब्रोस्पाइनल जो है वो अवरोध। तो ये सारी चीजें हमें अभी कवर करनी है इस नर्वस सिस्टम में। तो हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो नर्वस सिस्टम क्या है हमारा, ये एक हमारे जो शरीर का कंट्रोलर है कह सकते हैं। तो नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम जो हम पढ़ चुके हैं, ये दोनों साथ में मिलकर कार्य करते हैं और हमारे शरीर की सारी गतिविधियों का जो नियंत्रण होता है, हम बोल रहे हैं, चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, जो भी हमारी गतिविधियां हैं, सभी का नियंत्रण इन दोनों सिस्टम के समन्वय से होता है। तो अब हम स्टडी करेंगे अपने नर्वस सिस्टम को। पहले एंडोक्राइन सिस्टम का काफी हमने देख लिया है, उसके अब कार्य को देखने के बाद अब हम नर्वस सिस्टम को देखते हैं। तो इसका फंक्शन हम सबसे पहले देख रहे हैं कि ये जितने भी हमारे ज्ञान इंद्रियां हैं, जो हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, उनके द्वारा हम बाहरी विषयों से जो ग्रहण करते हैं, जो भी हम वहाँ बाहरी विषयों से, जैसे हमारी आंख है तो उससे देखते हैं, कानों से सुनते हैं, मुंह से हम बोल रहे हैं तो, और त्वचा से हम स्पर्श की अनुभूति लेते हैं। तो जो भी अनुभूतियां हमारी 5 ज्ञानेंद्रियों से के माध्यम से शरीर को मिलती हैं, तो वो मिलने का जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को लेना और फिर उस चीजों को एनालाइज करना, उसके बाद जो हमारे शरीर के द्वारा उन चीजों के प्रति कोई प्रतिक्रिया होती है, वो सारा कार्य हमारा तंत्रिका तंत्र के द्वारा संचालित होता है। जैसे यदि हम कुछ गर्म चीज छूते हैं तो तुरंत हमारा हाथ वहां से हट जाता है। तो ये किस प्रकार होता है, ये हमारा नर्वस सिस्टम के द्वारा पूरा कंट्रोल्ड होता है हमारा। तो ये जो हमारी यहाँ पे जो इकाई है जो कंट्रोल कर रही है, सबसे सबसे छोटी जो यूनिट है यहाँ की, वो है न्यूरॉन। तो जब हमने सेल का चैप्टर पढ़ा था तो हमने देखा था कि शरीर में सबसे छोटी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी इज सेल। सेल जो कोशिका है, कोशिका के बाद ही हमने देखा था टिश्यू का निर्माण हो रहा है, फिर ऑर्गन्स का, और ऑर्गन सिस्टम मिलके हमारे ऑर्गन्स मिलके हमारे ऑर्गन सिस्टम को बनाते हैं। तो उसी बेस लाइन को लेते हुए हम यहाँ पे चलेंगे कि यहाँ की जो कोशिका है जो सारे कार्य को देख रही है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है जो यहाँ की, तो वो है हमारी न्यूरॉन। न्यूरॉन की संरचना को हम देखेंगे। अब देखेंगे कि न्यूरॉन जो है हमारे पूरे साथ साथ जुड़े रहते हैं हमारे, और ये हमारे जो नर्व इम्पल्सेस हैं, जो हमारे संदेश हैं एक तरीके से, तो वो उन संदेशों को हमारे ब्रेन तक ले जाते हैं और वहां से जो संदेश हमें प्रतिक्रिया जो करनी है उसको लेकर आते हैं हमारे फिर से सेंसरी वाले ऑर्गन्स पे, ताकि हम कुछ भी रिएक्शन कर पाते हैं उस बाहरी जो हमारा कुछ भी हमारे वो विषय ग्रहण किए उसको बाहरी उसको देख पाए या उसको सुन पा रहे हैं, तो वो सब हमारा इन न्यूरॉन्स के जरिए ही होता है। तो न्यूरॉन्स में हमने देखा कि वो सबसे छोटी यूनिट है हमारे नर्वस सिस्टम की। अच्छा, जो न्यूरॉन सेल है शरीर के, हमने विभिन्न सिस्टम जब हम पढ़ रहे हैं तो हमने विभिन्न प्रकार के सेल भी देख लिए अब तक। जो सेल है, अब न्यूरॉन जो सेल है वो सबसे लॉन्गेस्ट सेल होता है हमारे शरीर का। और न्यूरॉन की एक और भी खासियत है कि जैसे बाकी सेल्स
डिवीजन होता है और मल्टीप्लाई होते हैं ये, मगर न्यूरॉन में सेंट्रोसोम नहीं होता, जिसकी वजह से सेल डिवीजन का कार्य यहाँ पे नहीं होता है। तो ये दो चीज़ हम देखी हमने, कि जो न्यूरॉन है वो हमारे शरीर का सबसे बड़ा सेल है और इसमें सेल डिवीजन वाली जो प्रतिक्रिया है वो नहीं होती है। तो जितने हमारे न्यूरॉन्स हमारे पास हैं उतने ही हमारे पास रहते हैं, और इसका मतलब अभी कोई ऐसा वो नहीं मिला स्पष्ट आधार कि न्यूरॉन्स विभाजित हुए हैं, न्यूरॉन्स मल्टीप्लाई हुए हैं। अब हम अपने नर्वस सिस्टम के फंक्शन को देखते हैं। तो सबसे प्रमुख फंक्शन तो हमने देख लिया कि ये जितनी भी हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं, जितने भी हमारे जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, उनके द्वारा जो विषयों का ग्रहण है, वो सबसे पहला इसका कार्य यही हो गया, विषयों को ग्रहण करना, वहां के माध्यम से उन चीजों को ग्रहण करना, और फिर वो लेके जाता है हमारे चीफ कंट्रोलर जो है हमारे ब्रेन के पास, और फिर वहां पे जो एनालिसिस हुआ उसके द्वारा जो प्रतिक्रिया ब्रेन ने करी उसको वो लेके जाता है वापस से उन एरियाज में जहां से हमें वो रिएक्शन करना है। तो पहला कार्य तो ये हो गया। दूसरा कार्य हो गया हमारा, ये क्या करता है, हमारे बॉडी के होम्योस्टेसिस को मेंटेन करता है। होम्योस्टेसिस वर्ड हम पूरे अच्छे से समझ चुके हैं, ये हमारे आंतरिक वातावरण को सामान्य बनाए रखने का कार्य करता है, हमारे पोस्चर को मेंटेन करता है, हमारे हार्ट बीट को मेंटेन करता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को जो मेंटेन कर रहा है, ये सारे कार्य हमारे नर्वस सिस्टम के द्वारा ही संचालित होते हैं। फिर हमारी जो मेमोरी है, लर्निंग है, हम लोग जो सोच रहे हैं, समझने की शक्ति, हमारी इंटेलिजेंस पावर है, ये सब हमारे नर्वस सिस्टम में ही आता है। नर्वस सिस्टम में सबसे प्रमुख हम पहले देख लेते हैं इसका किस तरह से हम विभाजन है हमारा, फिर हम आगे इसके न्यूरॉन्स को और समझेंगे। रिकॉर्डिंग भी चेक कर लेती हूँ। चलिए, तो हम अब इसको देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या नर्वस सिस्टम में हमारे पार्ट्स हैं। स्क्रीन आपको विजिबल हो रही है? जो हमारा नर्वस सिस्टम है, हमारा जो तंत्रिका तंत्र है, इसको मुख्यतः हम जब सबसे पहले देखेंगे विभाजन इसका, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है एक, और एक हमारा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जैसे हम अपनी बॉडी में सेंटर में देखते हैं तो क्या चीज हमारी दिखाई देती है, सबसे ऊपर तो हमारा ब्रेन है और है हमारी स्पाइनल कॉर्ड। तो दो चीजें हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आती हैं, वो है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन का क्या देखेंगे कि ब्रेन जो है हमारा, ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसलिए भी कहा जाता है, यदि आप अपने शरीर में भी देखेंगे तो एक अलाइनमेंट जो है हमारा बीच में जो है वो यही है, ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है। अब ब्रेन को जब आप देखते हैं तो ब्रेन के बारे में जब हमने स्केलेटन सिस्टम देखा था, तो ब्रेन जो है प्रोटेक्टेड हमारा है, स्केलेटन जो है वहां पे कौन सा है, उसको क्या बोलते हैं, स्कल या क्रेनियल, स्कल के द्वारा ये प्रोटेक्टेड है। स्पाइनल कॉर्ड हमारी कहाँ पे प्रोटेक्टेड है, हमारी वर्टिब्रल कॉलम में, जिसको हम बोलते हैं, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, उसके अंदर से हमारी स्पाइनल कॉर्ड जाती है। तो ये दोनों चीजों को, बहुत ही जो प्रमुख चीजें हमारे शरीर की, तो प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था करी है कि इनका प्रोटेक्शन अच्छे से हो जाए। तो इनको एक हड्डी इस तरीके से बनी हुई है जो स्पेशल प्रकार की, जिनके अंदर ये संरक्षित होते हैं हमारे शरीर में। फिर अब हम देखते हैं हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारा आ जाता है सोमैटिक पहले तो, और यहाँ पे दूसरा पार्ट होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब सोमैटिक में हम देखते हैं तो सोमैटिक में हमारा क्या है, यहाँ पे क्रेनियल स्पाइनल नर्व्स होती हैं हमारी। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है, बेसिकली हमारा पूरे शरीर में नर्व्स का जाल जो हमारे पूरे शरीर में फैला हुआ है। अभी हम एक डायग्राम के माध्यम से भी देखेंगे इसको, कि जो पूरे शरीर में इस तरीके से जाल की तरह नर्व्स का
फैला हुआ है, जिसके द्वारा कहीं पे भी कोई संवेदना हुई, दर्द की अनुभूति या कुछ ठंडे गर्म की अनुभूति, तो वो सिग्नल वहां पे से तुरंत हमारे पास आ जाता है और नर्व्स के माध्यम से ट्रांसमिशन तुरंत हो जाता है ब्रेन के पास कि भाई ऐसा सिग्नल वहां से पहुंचा है। अब ब्रेन वहां से कोई जो प्रतिक्रिया का आदेश देता है, तो उसके आधार पे वहां पे वो हमारा रिएक्शन हो जाता है। तो ये जो संभव हो पाता है हमारे नर्व्स के जाल जो पूरे शरीर में फैला हुआ है। तो सोमैटिक में हमारी आ जाती है क्रेनियल नर्व्स और हमारी स्पाइनल नर्व्स। दो चीजें हमारी आ जाती हैं इसमें, क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स। तो क्रेनियल नर्व्स नाम से पता चल रहा है, जहां पे भी क्रेनियल वर्ड यूज होता है तो हमारे दिमाग वाला होगा। तो दिमाग की जो नर्व्स है वो क्रेनियल नर्व्स हो गई। फिर स्पाइनल नर्व्स है जो स्पाइन से निकलती हुई नर्व्स हैं। अब ये तो हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम का हो गया। अब यहाँ पे एक और चीज है सोमैटिक में कि ये वॉलंटरी होता है। ये हमारा वॉलंटरी मतलब इच्छा के द्वारा। ऐच्छिक मांसपेशियां जैसे हमने पढ़ी थी, वो वॉलंटरी मसल्स हमने पढ़ी थी, उसी प्रकार यहाँ पे ये जो मूवमेंट होगा वो वॉलंटरी होगा। अब यहाँ पे ये भी है कि क्रेनियल नर्व्स हमारी 12 होती हैं और स्पाइनल नर्व्स हमारी 31 होती है। ये किस तरह से होती है ये भी हम अभी देखते हैं। फिर हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का जो ऑटो वर्ड है उससे आप थोड़ा थोड़ा अंदाजा लगाएंगे, यहाँ पे ऑटोमेटिक काम हो रहा है। यहाँ पे आप स्वतः कुछ भी नहीं कर रहे, आपको पता भी नहीं चल रहा और अपना काम स्वयं हो रहा है। वो किसके द्वारा हो रहा है? क्योंकि हमारा नर्वस सिस्टम उनको केंद्रित करा हुआ है। तो यहाँ पे ऑटोमेटेड होता है। ऑटोमेटिक जो काम होते हैं हमारे वो अपने आप जो होते रहते हैं वो होते हैं। तो यहाँ पे भी दो पार्ट्स हैं, एक हमारा है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये क्या करता है? फाइट और फ्लाइट। फिर दूसरा है हमारा पैरासिम्पैथेटिक। तो ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है? हमारा रिलैक्सेशन, हमारे को रिलैक्सेशन में रखता है, हमें शांत रखता है। तो ये सब हमारे कार्य कहाँ होते हैं? हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में होते हैं। तो दो प्रकार के ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हो गए। सिंपैथेटिक क्या करता है? हमको अलर्ट बनाए रखता है। तो ये अलर्टनेस से क्या होता है कि हम जो कार्य कर रहे हैं उसके लिए हमारे एक्टिव मोड में हम आ जाते हैं। और जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो हमें हमें शांत रखने की वातावरण को मेंटेन रखता है हमारे शरीर में। तो दो प्रकार के ये हो गए नर्वस सिस्टम। अब हम इनकी जो सिचुएशन है शरीर में, जो नर्व्स का डायग्राम है उसके द्वारा हम समझ लेते हैं कि किस तरीके से ये हमारे शरीर में पूरे नर्व्स का जाल जो है वो किस तरीके से है। ये देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है और सेंसरी और मोटर नर्व्स है। इनको अभी हम पढ़ेंगे कि किस तरीके की ये नर्व्स होती है, सेंसरी और मोटर नर्व्स। तो ये पूरे शरीर में एक जाल की तरह हमारे फैली हुई है, ताकि ये कहीं से भी जो प्रतिक्रिया, जो हमें कहीं से भी जो ऐसी संवेदना मिल रही है उसको ये ग्रहण कर पाए आसानी से और हमारे दिमाग तक उनके संदेशों को न्यूरॉन्स के माध्यम से पहुंचा पाए। अब न्यूरॉन जो है वो हमारे किस तरीके से दिमाग तक पहुंचाते हैं, उसको जानने के लिए हमें न्यूरॉन की संरचना को देखना होगा। तो न्यूरॉन की संरचना को अब देखते हैं हम एक डायग्राम के माध्यम से। पहले हम एक डायग्राम को देखेंगे और फिर हम उसको बनाएंगे भी, जिससे हमें डायग्राम की बनाने की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये देखते हैं हम, ये हमारा न्यूरॉन का डायग्राम है। ये एक सिंगल न्यूरॉन है और न्यूरॉन्स की जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। हमने बेसिक स्ट्रक्चर ले रखा है यहाँ पे समझने के लिए। तो ऊपर जो आप देख रहे हैं वो है डेंड्राइट्स। तो डेंड्राइट्स क्या काम करते हैं? ये संदेश को लेते हैं अंदर। जो हमारा न्यूरॉन है उसके अंदर जो संदेश ले रहे हैं वो हमारे डेंड्राइट्स हैं। फिर जब आप देखेंगे तो यहाँ पे जो ये ब्लू कलर का दिख रहा है ये न्यूक्लियस है। हमने देख पढ़ा था कोशिका में कि न्यूक्लियस क्या कार्य करता है। न्यूक्लियस हमारा एक तरीके से हार्ट ऑफ द सेल होता है। तो जितनी भी जो सेल की एक्टिविटीज हैं वो किसके द्वारा कंट्रोल होती है? हमारे न्यूक्लियस के द्वारा। तो यहाँ पे भी हमें न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है जो हमारे सेल की एक्टिविटीज को कंट्रोल करेगा।
अब सेल न्यूक्लियस है उसके चारों तरफ छोटे छोटे दाने जैसे होते हैं, जिसको निसेंस ग्रेन्यूल्स बोलते हैं। ये निसेंस ग्रेन्यूल्स क्या कार्य करते हैं, ये हमारे राइबोसोम्स और एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम की तरह वो बने होते हैं। तो राइबोसोम का कार्य हमने कोशिका में पढ़ा था। राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करता है। तो यहाँ पे जो निसन ग्रेन्यूल्स हैं प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य कर रहे हैं, और यहाँ पे जो प्रोटीन बन रहा है उसका नाम होता है न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे फॉर्मेशन उसका सिंथेसिस होता है। न्यूरोट्रांसमीटर का कार्य अभी हम पढ़ेंगे कि क्या होता है उसका कार्य। अब ये हमने देख लिया, निसन ग्रेन्यूल देख लिया हमने, न्यूक्लियस देख लिया। आगे बढ़े तो हमने देखा एक्सॉन का हेलॉक, जहां से एक्सॉन जो है नीचे है, नीचे आप देख रहे हैं जो लंबी सी जो वो है, वो एक्सॉन कहा जाता है। तो ये जो ऊपर की बॉडी है, ये जो ऊपर की बॉडी है, ये हमारी सोमा कही जाती है, साइटोन कही जाती है, सेल बॉडी कही जाती है। नीचे हमारा एक्सॉन आ जाता है। अब एक्सॉन को आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे श्वान सेल होते हैं। तो अभी मैं बना के भी दिखाती हूँ, तो श्वान सेल आपको और क्लियर हो जाएगा क्या चीज होती है, कहाँ पे होती है। और वो कवर होते हैं माइलिन शीट से। इनको अब हम एक बार बनाते हैं और समझते हैं। चलिए, रिकॉर्डिंग में बस मैंने अब इसको वर्ड पे डाल दिया है, जहाँ पे मैं बनाऊंगी तो वो आ जाएगा रिकॉर्डिंग में। चलिए, अब हम खुद से बना लेते हैं अपने एक्सॉन को, उसको न्यूरॉन को। तो रफली हम बना रहे हैं, बहुत अच्छा सा नहीं बना रहे हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हमारे नीचे एक्सॉन के टर्मिनल्स हो गए। ये सिर्फ समझने को हम एक ऐसा डायग्राम बना लेंगे। तो ये जो ऊपर डेंड्राइट्स है, तो ये ऊपर तक निकले होते हैं इस तरीके से, ताकि ये मैसेज को ले सकें। ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, इसके चारों तरफ हमारे निसन ग्रेन्यूल्स हो गए, और ये हमारे डेंड्राइट्स हो गए। न्यूक्लियस। अब ये जो ये पार्ट है यहाँ से जो अटैच हो रहा है एक्सॉन, तो ये हमारा एक्सॉन हिलॉक बोला जाता है इसको। अब यहाँ पे क्या है, इस तरीके से एक सेल होता है श्वान सेल। स्पेलिंग है इसकी SCH। तो ये श्वान सेल जो होता है, ये किस में प्रेजेंट होता है, ये भी हम समझते हैं। वैसे हम एक और सैंपल सेल ले रहे हैं, और इसमें हम श्वान सेल को ही देख रहे हैं। फिर यहाँ पे जो बीच का गैप है, ये बोला जाता है नोड्स ऑफ रेनवियर। आप श्वान सेल के अंदर न्यूक्लियस को भी देख पा रहे होंगे। अब ये श्वान सेल जो है, ये कवर होता है माइलिन शीट से। ये जो कवरिंग है उसको बोला जाता है माइलिन शीट। अब ये जो नोड्स ऑफ रेनवियर है, ये बीच के गैप होते हैं। तो यहाँ से क्या होता है, जो मैसेज है वो ट्रांसमिशन जैसे होता है, वो जंप कर करके दूसरी तरफ चला जाता है। तो ये एक तरीके से जो नोड्स ऑफ रेनवियर है, मैसेज ट्रांसमिशन को स्पीड को इंक्रीज कर देते हैं। यहाँ पे नीचे होते हैं आपके एक्सॉन के टर्मिनल। एक्सॉन के टर्मिनल क्या कार्य करते हैं, जो मैसेज है उसको दूसरे आपके न्यूरॉन तक पहुंचाएंगे। अब यहाँ से डेंड्राइट्स तो क्या कर रहे हैं, मैसेज को ले रहे हैं, और एक्सॉन टर्मिनल क्या कर रहे हैं, मैसेज को आगे वाले न्यूरॉन को पास कर रहे हैं। तो अब एक न्यूरॉन तो है नहीं, वहां पे तो बहुत सारे न्यूरॉन है, और वो पास पास एक दूसरे से सटे हुए लगे रहते हैं, ताकि ट्रांसमिशन एक दूसरे से होता रहे। एक वाला न्यूरॉन दूसरे को मैसेज पास करता है, दूसरा वाला तीसरे को, इसी प्रकार से माध्यम से हमारा मैसेज ट्रांसमिशन होता है। अब जो न्यूरॉन है, जो दूसरा न्यूरॉन जब यहाँ पे अटैच होगा, तो बीच में हमारा होता है साइनेप्स। यहाँ पे बीच में होता है साइनेप्स। अब साइनेप्स के डायग्राम को एक बार देख लेते हैं कि वो क्या होता है, और उसको समझ लेते हैं। तो साइनेप्स में जो क्या होता है, हमारा जो फ्लूइड होता है वो है न्यूरोट्रांसमीटर।
तो न्यूरोट्रांसमीटर क्या कार्य करता है, हमारे मैसेज को ट्रांसमिशन करने के लिए मदद करता है। तो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक हमारा न्यूरोट्रांसमीटर हम पढ़ते हैं वो होता है गाबा। तो गाबा क्या कार्य करता है, हमारे दिमाग को थोड़ा सा शांत करने का कार्य करता है। ये किस तरीके से कार्य करता है शांत करने का, ये हमारा एक इनहिबिटरी जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है। तो ये हमारे जो इम्पल्सेस हैं, जो हमारी नर्व इम्पल्सेस हैं, उनको इनहिबिट कर देता है। इनहिबिट हम समझते हैं कि वो रोकता है थोड़ा सा। जैसे हमने उसमें पढ़ा था हाइपोथैलेमस में कि कुछ वो हार्मोन्स रिलीज करता है, वो इनहिबिटिंग हार्मोन्स होते हैं, मतलब वो रोकने का कार्य करते हैं। तो इसी तरीके से जो गाबा न्यूरोट्रांसमीटर है, नर्व इम्पल्स को कभी कभी रोकने का कार्य करता है। तो उससे क्या होता है, वो जल्दी जल्दी नर्व इम्पल्स नहीं आ रही दिमाग तक और दिमाग थोड़ा शांत होने की अवस्था में आता है। तो ये हमारा गाबा न्यूरोट्रांसमीटर, इसका नाम मैं बार बार इसलिए ले रही हूँ क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर है। ये हमारे दिमाग को शांत कर रहा है और ये हमारा सकारात्मक जो है, एक कह सकते हैं सकारात्मक हमारा वो है, हार्मोन कह सकते हैं इसको इस समय। तो ये हम जब उसमें पढ़े थे, हमने सकारात्मक वाले हार्मोन्स, उसमें मैंने एक नाम लिया था गाबा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि गाबा का क्या कार्य है। तो ये हमने देखा गाबा का, इसको एक तरीके से कह सकते हैं कि जैसे बीच में जो कार्य चले चले जा रहा है, चले चले जा रहा है, उसको थोड़ा ब्रेक लगाता है और हमें हमारी स्थिति को थोड़ा रिलैक्स वाले मोड में ले आता है। तो यहाँ पे दूसरा जो न्यूरो ट्रांसमीटर होता है वो होता है ACH, एसिटाइल कोलाइन। वो क्या करता है, हमारा एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है, बहुत जल्दी जल्दी वो नर्व इम्पल्स को भेजता रहता है। तो दो तरीके के न्यूरोट्रांसमीटर हो गए। तो हमारे लिए जो मेन हमारा इंपॉर्टेंट है वो गाबा वाला है, क्योंकि वो हमारे दिमाग को शांत वातावरण में लाने के लिए हमें मदद करता है। और नोड्स ऑफ रेनवियर हमने समझ लिया कि क्या करते हैं, गैप होते हैं बिटवीन टू माइलिन शीट, दो जो सेल हैं उसके बीच में जो गैप है उसको नोड्स ऑफ रेनवियर कहा जाता है। ये क्या करते हैं, हमारे यहाँ से जो मैसेज है जंप करता हुआ एक पैसे होता हुआ दूसरे पे जंप करता है, ताकि ट्रांसमिशन जो है मैसेज का वो जल्दी जल्दी हो जाए और हमारी जो प्रतिक्रिया है किसी संदेश के ना उस पे वो तुरंत हो सके। तो इस तरीके से हमने ये देखा। अब हमने श्वान सेल देखे। यहाँ पे जो श्वान सेल लिखे हुए हैं ये हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन में श्वान सेल होते हैं। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम का अगर यदि हम न्यूरॉन को देखेंगे तो वहां पे ओलिगोडेंड्रोसाइट्स होते हैं। तो दो तरीके के सेल्स होते हैं न्यूरॉन में। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का यदि न्यूरॉन देखेंगे तो वहाँ श्वान सेल है, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम का यदि न्यूरॉन को देखेंगे तो वहाँ पे ओलिगोडेंड्रोसाइट्स होता है। तो ये हमने न्यूरॉन की संरचना को देखा। अब यहाँ पे जब आप देख रहे हैं तो न्यूरॉन की संरचना में यहाँ पे सेल बॉडी दिखाई दे रही है आपको, ये देखिए सोमा सेल बॉडी, या इसको साइटोन भी बोलते हैं। सेल बॉडी को साइटोन भी बोलते हैं, सोमा भी बोलते हैं। और ये जो होती है ये एक्सॉन का पार्ट होता है। ये जो हमारा हिस्सा नीचे वाला है ये एक्सॉन का पार्ट होता है। ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है ये हमारी सेल बॉडी है। तो ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि ये जो होता है ग्रे मैटर और वाइट मैटर, इसके लिए हमें ये देखना होगा कि ये हमारी कौन सी चीज होती है, वो किससे बनती है। चलिए अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या इसमें नर्व है और कौन सी नर्व फाइबर है। तो नर्व फाइबर हमारा नीचे वाला पार्ट है और नर्व जो कही जाएगी वो ऊपर वाला पार्ट कही जाएगी। वो जो ऊपर वाला पार्ट है हमारे ग्रे मैटर को बनाता है और नीचे वाला पार्ट हमारे वाइट मैटर को बनाता है। तो ये क्या चीजें हैं इनको भी समझते हैं जब हम ब्रेन को देखते हैं। चलिए अब हम ब्रेन पे जाते हैं, ब्रेन को देखते हैं उसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं। चलिए उससे पहले हम थोड़ा सा रीड कर लेते हैं अपने न्यूरॉन के पार्ट्स को। न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की क्रिया संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। मतलब कि जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है हमारे उसकी नर्वस सिस्टम की, वो न्यूरॉन है।
आगे हम इसमें पढ़ते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें और हैं। तो इसमें सेल बॉडी, सोमा या साइटोन हमने पढ़ा था, न्यूरॉन का मुख्य और केंद्रीय भाग होता है। इसमें न्यूक्लियस होता है, इसमें साइटोप्लाज्म होता है, ऑर्गेनेल्स होते हैं। तो जितने भी सेल में और चीजें होती हैं उनको ऑर्गेनेल्स बोला जाता है। ये हमने कोशिका जब पढ़ा था तो हमने उसमें पढ़ा था। इसमें निसल ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करते हैं, न्यूरॉन की सभी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को नियंत्रित करते हैं, इनकमिंग सिग्नल्स को रिसीव करते हैं, फिर प्रोसेस करते हैं, और इसको मेटाबॉलिक सेंटर कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। डेंड्राइट्स क्या हैं, इनको देख लेते हैं हम। तो डेंड्राइट्स क्या है? छोटी छोटी शाखाओं जैसी संरचना है। तो हमारी शाखाएं बनी हुई है जिसके द्वारा वो ग्रहण कर लेते हैं, जल्दी से मैसेज को पकड़ लेते हैं दूसरे न्यूरॉन से। अब ये न्यूरॉन्स क्या है? पास पास सटे हुए होते हैं। सेल बॉडी से निकलती है। सेल बॉडी हमने समझ ली क्या चीज है। संख्या इनकी अधिक होती है। इनका कार्य क्या है? अन्य न्यूरॉन से सिग्नल प्राप्त करके अंदर लेकर आते हैं। तो डेंड्राइट्स मैसेज को सेल के अंदर लेकर आ रहे हैं, एक्सॉन्स मैसेज को बाहर लेकर जा रहे हैं। ये दो चीजें हमें याद रखनी है। महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? ये एफरेंट प्रोसेस होता है। एफरेंट नाम आपने समझा था नेफ्रॉन में भी जब पढ़ा था हमने। एफरेंट आर्ट्रियोल क्या कर रहा है? हमारे ब्लड को अंदर लेकर आ रहा होता है, और इफरेंट आर्ट्रियोल ब्लड को बाहर लेके जाता है। इसी प्रकार ये हमारा जो डेंड्राइट्स है, ये एफरेंट प्रोसेस, एफरेंट मतलब अंदर लेकर आ रहा है। एफरेंट को एक तरीके से ऐसे याद कर लिए, ऐड जैसे करते हैं। तो ऐड करते हैं मतलब हमारे अंदर वो एडिशन हो रहा है उसका। एफरेंट प्रोसेस हो गया यहाँ पे डेंड्राइट का, ये अंदर लेकर आ रहे हैं सिग्नल को। फिर हम देखते हैं एक्सॉन क्या है। अब इसमें एक्सॉन की संरचना क्या है? लंबा, पतला और सिलिंड्रिकल भाग होता है। ये सेल बॉडी से निकलता है। केवल एक एक्सॉन होता है यहाँ पे। इसकी शुरुआत एक्सॉन हिलॉक से होती है। हमने देखा एक्सॉन हिलॉक कहाँ पे है। इसका कार्य क्या है? नर्व इम्पल्स को सेल बॉडी से दूर लेके जाता है। जो एक्सॉन के टर्मिनल्स होते हैं वो नर्व इम्पल्स को, नर्व के संदेश को सेल बॉडी से दूर लेकर जा रहे हैं। वो कहाँ दूर लेके जा रहे हैं? दूसरे न्यूरॉन को देने के लिए लेके जा रहे हैं। और जो दो न्यूरॉन है उसके बीच में हमने देखा साइनेप्स होता है। साइनेप्स एक ऐसा पॉइंट होता है, जंक्शन का पॉइंट होता है, जहाँ पे एक न्यूरॉन से मैसेज दूसरे न्यूरॉन को ट्रांसमिट हो रहा है। वहां पे न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं जो इस कार्य के लिए मददगार होते हैं, जो इस कार्य को करवाते हैं कि ए भाई मैसेज अब एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को दे रहा है, तो वो न्यूरो ट्रांसमीटर वहां पे बैठा हुआ है जो ये कार्य करवा रहा है। इस चीज को हमने पढ़ लिया। अब ये हमारे एफरेंट प्रोसेस है। एफरेंट को आप इस समझ लेंगे एग्जिट करना। जैसे ई से एग्जिट होता है, इसी तरीके से यहाँ से बाहर जा रहा है प्रोसेस, हमारा संदेश जो है बाहर जा रहा है। चलिए आगे हम पढ़ते हैं इसमें। तो सब कंसेप्ट को अपने यहीं पे क्लियर करते हुए चलेंगे तो बिल्कुल अच्छे से हमें समझ में आ जाएगा। अब माइलिन शीट हमने समझ ली, ये क्या चीज है? एक्सॉन के चारों तरफ फैटी लेयर है। तो एक्सॉन के चारों तरफ जो लेयर है, फैटी लेयर, उसको माइलिन शीट कहते हैं। एक मिनट में दिव्या जी आती हूँ। ये श्वान सेल से बनती है। श्वान सेल हमने देखा पीएनएस में होते हैं, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ओलिगोडेंड्रोसाइट्स होते हैं। तो दो सेल अलग अलग होते हैं दोनों नर्वस सिस्टम के। श्वान सेल के बीच में हमने जो डॉट सा दिखा था वो न्यूक्लियस होता है श्वान सेल का। ये माइलिन शीट उस श्वान सेल को प्रोटेक्शन की तरह करती है। इम्पल्स कंडक्शन की गति को बढ़ाते हैं, एक्सॉन की सुरक्षा करते हैं। अब क्या है? नोड्स ऑफ रेनवियर। नोड्स ऑफ रेनवियर क्या है? जो बीच के गैप है वहां पे नोड्स ऑफ रेनवियर है। यहाँ पे जो कंडक्शन जो होता है, यहाँ पे एक तरह का माध्यम बनाया जाता है कि नर्व्स जो है उछल उछल के जल्दी जल्दी ट्रांसमिशन कर देती है। बताइए दिव्या जी। जी मैम। तो हमने देखा कि डेंड्राइट्स, जब हमने संरचना देखी अपने न्यूरॉन की तो हमने डेंड्राइट्स देखा था वहां पे। तो डेंड्राइट्स क्या कर रहे हैं? डेंड्राइट्स वो कार्य करते हैं कि वहां से जो ऊपर से जो मैसेज आ रहा है किसी दूसरे न्यूरॉन से, वो वहां से ले रहे हैं। तो ये क्या कार्य कर रहे हैं? एक तरह से एफरेंट ऐड कर रहे हैं, हमारे अंदर वो मैसेज को लेकर आ रहे हैं। तो यहाँ पे एफरेंट प्रोसेस कहा जाता है। एफरेंट
हमने अभी जब पढ़ा था नेफ्रॉन का, तो वहां पे हमने ये 2 वर्ड्स देखे थे, एफरेंट और इफरेंट। तो एफरेंट ऐड से याद कर लेंगे, जैसे ऐड होता है, ए फॉर ऐड होता है, वो जोड़ रहा है, तो यहाँ पे भी मैसेज जो है अंदर सेल बॉडी में आके जुड़ रहा है। और इफरेंट क्या करता है, एग्जिट। उससे समझ लेंगे इफरेंट कौन कर रहा है, एक्सॉन कर रहा है। तो वो किसके माध्यम, वहां पे एक्सॉन टर्मिनल पे जाके वो दूसरे न्यूरॉन को कह रहा है कि अब तुम ये मैसेज लेके जाओ, और दूसरे न्यूरॉन की तरफ वो दे देता है वो मैसेज। तो 2 हमारे अलग अलग प्रोसेस यहाँ पे एफरेंट और इफरेंट। चलिए अब हमारे, हाँ बताइए मैम। हाँ, एक्सॉन वो कर रहा है, वो एक्सॉन कर रहा है, जो हमने एक्सॉन के अभी टर्मिनल देखे थे नीचे। तो एक्सॉन टर्मिनल के पास क्या होता है, साइनैप्स होता है। ये साइनैप्स क्या करता है, ये दूसरे जो न्यूरॉन है वहां पे जाके कनेक्शन होता है। जैसे हमने ये डायग्राम देखा था यहाँ पे, ये देखिए, इस डायग्राम को अच्छे से स्टडी कर लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इस डायग्राम को, तो इसमें हमारे 2 न्यूरॉन्स दिखाई जा रहे हैं। 2 न्यूरॉन्स में आप देख रहे हैं, सबसे ऊपर आप डेंड्राइट्स को देख रहे हैं, जो शाखाएं सी बनी हुई है, वो क्या चीज है, हमारी डेंड्राइट्स है। ये डेंड्राइट्स क्या करते हैं, हमारे एफरेंट प्रोसेस है। एफरेंट मतलब ऐड करते हैं, हमारे संदेश को दूसरे न्यूरॉन से ये पकड़ते हैं। और नीचे की तरफ आप देख रहे हैं, वो क्या है, हमारे एक्सॉन के टर्मिनल। एक्सॉन के टर्मिनल जो है कनेक्टेड हो रहे हैं डेंड्राइट से, दूसरे वाले डेंड्राइट से देख ही जाएंगे आप तो ध्यान से, तो वहां पे आपको पता चलेगा कि वो दूसरे वाले डेंड्राइट से कनेक्टेड हो रहे हैं। तो ये जब कनेक्टेड हो रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, वहां पे न्यूरो ट्रांसमिशन हो रहा है। न्यूरो ट्रांसमिशन किसके द्वारा हो रहा है, जो न्यूरो ट्रांसमीटर का यहाँ पे निर्माण हुआ है। न्यूरो ट्रांसमीटर क्या कर रहा है, उस मैसेज को दूसरे डेंड्राइट्स को देने के लिए वहां पे मदद करता है। तो एक्सॉन के टर्मिनल किसको मैसेज दे रहे हैं, डेंड्राइट्स को। तो डेंड्राइट्स क्या कर रहा है, वो मैसेज को ले रहा है और सेल बॉडी के अंदर लेकर आ रहा है। अब नीचे जा रहा है फिर वो मैसेज एक्सॉन के पास, एक्सॉन के टर्मिनल तक चला गया, एक्सॉन के टर्मिनल दूसरे वाले डेंड्राइट से कनेक्टेड होंगे, अब वो दूसरे वाले डेंड्राइट्स को वो मैसेज दे देंगे। तो इस तरीके से हमारे शरीर में बहुत सारे न्यूरॉन आपस पास 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 जुड़े हुए होते हैं। और ये जो संदेश जाता है, वो इतना जल्दी जल्दी एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे जाता है, तो हमें उसकी अंदाजा नहीं हो पाता है। हम सोचते तुरंत चला गया है, भाई ये कोई ऐसी लाइन होगी बिजली की, जैसे तार होती है तो तुरंत चला जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। वहां पे बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं, और वो एक के बाद एक, जैसे वो रिले में रेस होती है, रिले रेस में आप देखते होंगे, तो एक डंडी वो स्टिक दी जाती है और दूसरे को पास कर दी जाती है, तो इसी प्रकार से ये दूसरे को पास कर देते हैं। तो एफरेंट प्रोसेस कौन हो गया, डेंड्राइट हो गया। इफरेंट प्रोसेस कौन हो गया हमारा, वो हो गया हमारा एक्सॉन हो गया। चलिए आगे हम बढ़ते हैं इसमें और देखते हैं अब हम ब्रेन को। तो ब्रेन हमारा क्या चीज है और क्या कार्य करता है, उसको अब हमें डीप स्टडी करनी है। तो ब्रेन हमारा पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। हमने शुरू में देखा था कि ब्रेन क्या पार्ट है हमारा, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड किस चीज का पार्ट है, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। उसको अब हम अच्छे से पढ़ते हैं, उसमें क्या चीज है। पहले एक डायग्राम भी देख लेते हैं ब्रेन का। ये देखिए, अब ब्रेन को देखते हैं ध्यान से। तो ये हमारा ब्रेन है, और इसमें आप देख रहे हैं जो चीजें हमने पढ़ी भी हुई हैं, कुछ चीजें हमने नहीं भी पढ़ी हुई हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं एक थैलेमस लिखा हुआ है, ये जो है, और एक हाइपोथैलेमस लिखा है। तो थैलेमस के अंदर हमारा हाइपोथैलेमस ग्लैंड होता है। हाइपोथैलेमस ग्लैंड का हमने एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ा था। तो ये ग्लैंड का कार्य हमने पढ़ा था कि ये चीफ कंट्रोलर है हमारे शरीर का, हाइपोथैलेमस, जो सभी चीजों को, हमारे शरीर की गतिविधियों को नियंत्रित करता है। तो ये देख रहे हैं हमारे ब्रेन के अंदर ही लोकेटेड है। फिर यहाँ पे आप ये जो लंबा सा पार्ट देख रहे हैं, ये हमारा हिप्पोकैम्पस है। ये लंबा पार्ट हमारा हिप्पोकैम्पस है। पहले हम सबको देख लेंगे, फिर इनके कार्य को देखेंगे। अब हमने पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ा था, मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी, तो ये हमारा यहाँ पे लोकेटेड है। फिर हम ब्रेन स्टेम को पढ़ेंगे अभी, तो उसमें क्या क्या चीजें आ जाती हैं और कहाँ कहाँ हैं, तो हमें दिख रही हैं, मिड ब्रेन है, पॉन्स है, और मेडुला है।
तो ये मेडुला ऑब्लोंगेटा होती है। तो ये ब्रेन में जो होती है तब बोली जाती है मेडुला ऑब्लोंगेटा। फिर यहाँ पे जो स्कल है उसके बीच में एक होल टाइप का कह सकते हैं जहां से ये स्पाइन बन जाती है। जब ये नीचे चली जाती है मेडुला ऑब्लोंगेटा तो ये स्पाइनल कॉर्ड कहलाई जाती है। अब हम ये देख रहे हैं एक लेयर यहाँ पे, इसको कहा जाता है कॉर्पस कलोजम। अब जो हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स को देख रहे हैं तो वो हमारा ग्रे ग्रे कलर का दिखाई दे रहा है। तो ये हमारे ब्रेन का ग्रे मैटर कहा जाता है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स को ग्रे मैटर कहा जाता है और यहाँ पे जो हमारी सेल बॉडी है तो वो यहाँ पे होती है। और जो व्हाइट वाला पार्ट व्हाइट मैटर कहा जाता है तो उसको हम कह सकते हैं वो हमारा एक्सॉन वाला पार्ट होता है। तो जो ग्रे मैटर जब कहा जाता है तो ग्रे मैटर जितना ज्यादा होता है, जैसे ह्यूमंस में ग्रे मैटर बहुत होता है, एनिमल्स को अगर कंपैरिजन में देखें तो ये इसीलिए जो इंटेलिजेंस है जो हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज हैं तो वो सब हमारे ग्रे मैटर के द्वारा निर्धारित होती हैं। तो हमारे ह्यूमंस में जो ग्रे मैटर की जो पोर्शन है वो काफी ज्यादा होता है। इसी वजह से जो ह्यूमंस हैं उनकी इंटेलिजेंस उनकी जो कॉग्निटिव एबिलिटीज हैं वो अ, पशु के अगर कंपैरिजन में देखें एनिमल्स के कंपैरिजन में देखें तो वो अच्छे से होती है। तो ये अब हम सारी चीजों को अभी हम पढ़ेंगे। तो ये हमने देखी हैं चीजें। अब ब्रेन क्या है, ब्रेन जो एनक्लोज होता है हमारा क्रेनियम या स्कल में। अब जब एनक्लोज होता है तो यहाँ पे ब्रेन के चारों तरफ हम देखेंगे मेनिंजेस नाम की एक लेयर होती है, प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जो बाहर से प्रोटेक्ट करती है हमारे ब्रेन को। तो ये जो मेनिंजेस बोलते हैं इसको, ये लेयर भी 3 पार्ट्स की होती है। तो ये 3 पार्ट में हम एक बार ऐसे ही नाम देख ले रहे हैं। तो वो होता है, एक तो ड्यूरा मैटर होता है, एक एनक्रोनाइड मैटर होता है और तीसरा जो इनर वाली लेयर होती है वो पिया मैटर होता है। तो ये तीनों लेयर के बीच में हमारा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, तो जिसका नाम होता है हमारा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो ये जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है ये क्या करता है, हमारे प्रोटेक्शन का कार्य करता है। हमारे ब्रेन को शॉक वगैरह ना लगे तो उसका जो मैकेनिकल जो कुछ भी ऐसी मतलब डैमेज ना हो। तो एक तो प्रोटेक्शन हमारे ब्रेन को कहाँ कहाँ से मिल गया, देखिए पूरा प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था करी है कि जब चीफ कंट्रोलर हमारा ब्रेन है तो उसको अच्छे से प्रोटेक्ट भी किया जाए। उसको तो पहले तो स्कल में रखा गया कि भाई आप स्कल के अंदर आराम से उसको बैठाया गया। फिर वहां पे क्या किया गया, मेनिंजेस लेयर कही गई। मेनिंजेस लेयर भी 3 पार्ट्स की हमने देख ली। अब उसके अंदर भी हमारा है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, तो इसको बोलते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो ये हमारा शॉक एब्जॉर्बर की तरह कार्य करती है। यदि मैकेनिकल कुछ ऐसा झटका लगे या गिर गए तो उससे हमारा ब्रेन सुरक्षित रहे अंदर, इसके लिए ये जो फ्लूइड है वो कार्य करती है। अब मेनिंजेस लेयर, यदि कोई इन्फ्लेमेशन या स्वेलिंग यहाँ पे हो जाए, इन्फ्लेमेशन या स्वेलिंग किस कारण हो सकती है, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया, वायरल इन्फेक्शन हो गया, तो हमारा एक प्रॉब्लम होती है मेनिंजाइटिस, जिसको दिमागी बुखार कहा जाता है। तो वो एक सीरियस कंडीशन होती है जिसमें अगर बैक्टीरियल या उससे हुआ इन्फेक्शन तो एंटीबायोटिक दी जाती हैं और उसको ठीक किया जाता है। तो ये इस लेयर की जो स्वेलिंग है उसके कारण से वो रोग होता है मेनिंजाइटिस। तो ये नाम से इसको उस नाम का जो बीमारी है उसको कहा जाता है। चलिए अब हम आगे इसमें देखते हैं कि और क्या चीज है। तो हमने देखा लार्जेस्ट पोर्शन हम देख रहे हैं यहाँ पे ग्रे मैटर का, ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स का है। तो ये हमने ग्रे कलर से देखा भी है और इसको ग्रे मैटर भी कहा जाता है। चलिए अब हम एक और चीज पढ़ेंगे कि जब हमारा जो ब्रेन है तो ये हमारे लोब्स में भी डिवीजन है यहाँ पे। तो ये 4 लोब्स होते हैं। जब हमने स्कल का हमने स्केलेटल सिस्टम पढ़ा था तो वहां पे भी हमें कुछ बोन्स ऐसी दिखाई दी थी, फ्रंटल, पैराइटल, ऑसिपिटल। तो इसी तरीके से यहाँ पे 4 लोब्स हैं। तो जो बोन्स थी वहां पे तो उसी नाम से बोली गई थी वहां पे। तो जो सबसे आगे वाला पोर्शन होता है तो उसको बोलते हैं फ्रंटल लोब। फिर थोड़ा पीछे जो है हमारा वो है पैराइटल लोब। सबसे पीछे जहाँ बिल्कुल आप बैक में देखेंगे अपने हाथ लगा के तो वहां पे है ऑसिपिटल लोब। फिर साइड की तरफ आप देखेंगे तो टेम्पोरल लोब है।
तो ये हमारा जो एक लोब है, ये चार हमारे थोड़ा थोड़ा जो हमारा कॉर्पस कॉलोजम है, इसी के कारण ये वाइट कलर का सा जो एक वो होता है फ्लूइड सा, उसके कारण थोड़ा थोड़ा विभाजन है और लोब्स का सा डिवीजन है वहाँ पे। तो ये क्या कर रहा है, चार लोब्स में हमारे ब्रेन को डिवाइड करता है, फ्रंटल, पैराइटल, ऑसिपिटल और टेम्पोरल लोब। चलिए अब हम आगे देखेंगे इनके क्या क्या कार्य हैं। तो अब हमने देखा सेरिब्रल, जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है उसमें लोकेटेड है हमारा सेरिब्रम। तो सेरिब्रम क्या है, लार्जेस्ट पोर्शन हमें दिख ही रहा है, और इसमें क्या है कि दो हेमिस्फीयर्स भी होते हैं। जो ब्रेन है हमारा वो दो पार्ट और है उसका, लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर। तो ये क्या करता है, राइट हेमिस्फीयर क्या करता है, राइट वाला जो आधा है पार्ट, वो क्या करता है, लेफ्ट वाली बॉडी को कंट्रोल करता है, और लेफ्ट हेमिस्फीयर जो है हमारे राइट पार्ट को कंट्रोल करता है। ये अभी आप आगे देखेंगे तो हम जो ईड़ा और पिंगला का जो कंसेप्ट सब समझते हैं वो इससे रिलेट करेंगे हम लोग। अभी हम पढ़ेंगे और आगे चल के अपने कंसेप्ट को जब हम समझ लेंगे सारी चीज़ों को, तो हम जब डेप्थ में जाएंगे तो हम जब योग में पढ़ते हैं ईड़ा और पिंगला, ये सब का जो है कनेक्शन किस तरह से यहाँ बैठेगा, ये हम खुद ही करके समझ लेंगे। चलिए अब हम आगे इसके पार्ट्स को स्टडी करते हैं ब्रेन के। तो मेन डिवीजन हमने देख लिया। अब फोर ब्रेन, तीन पार्ट्स में ब्रेन का डिवीजन होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। ये स्टडी के हिसाब से जो हमने अपने करे गए हैं, तो फोर ब्रेन में क्या क्या चीज़ें आ गई उनको देखेंगे, और मिड ब्रेन में क्या चीज़ें आ गई हैं उनको देखेंगे। तो ये सब हमें अभी सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी हमें। फोर ब्रेन में हम पढ़ के देख रहे हैं तो क्या क्या चीज़ आ रही है, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। मिड ब्रेन हमारा रिफ्लेक्स सेंटर है, और जो हिंड ब्रेन है जो तीसरा वाला पार्ट है उसमें आ रहा है सेरिबेलम। सेरिबेलम आ रहा है, उसमें पॉन्स है और मेडुला है। तो ये क्या है, अब इनको स्टडी करेंगे। थोड़ा सा इससे देख लेते हैं कि हमें क्या क्या अभी पढ़ना है, फिर उसको अपने डायग्राम में जाके हम लोग समझेंगे अच्छे से। चलिए हाइपोथैलेमस और थैलेमस को पहले पढ़ लेते हैं। तो थैलेमस क्या है हमारा, थैलेमस हमारा है रिले स्टेशन, एक तरीके से कह सकते हैं। तो थैलेमस क्या करता है, रिले स्टेशन है सेंसरी और म्यूटर इंफॉर्मेशन के लिए। सेंसरी मतलब जो भी जो ज्ञानेंद्रियां हैं हमारी जो लेकर आ रही हैं संदेशों को, तो वो सेंसरी स्टेशन है, मतलब उनको रिसीव करने का वो एक जगह है। और मोटर का मतलब क्या हुआ, जो यहाँ से प्रतिक्रिया होनी है वो यहाँ से होगी, तो किस तरह से होगी वो यहाँ पे देखते हैं हम। ये रहा। अब ये हमारा सेरिब्रम जो है लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, यही हमारा सेरिब्रल कॉर्टेक्स था जो हमने अभी देखा था, और डायग्राम में हमें खुद भी पता चल रहा था कि जो लार्जेस्ट पार्ट है हमारे ब्रेन का वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है। तो यहाँ पे इसमें भी हमें पता चल रहा है, डायग्राम में भी देखा था हमने। इसमें हम और पढ़ते हैं तो क्या है हमारा, इट इज डिवाइडेड इनटू टू हेमिस्फीयर्स, लेफ्ट और राइट। अब जो राइट वाला है वो लेफ्ट को कंट्रोल करता है, लेफ्ट वाला राइट को कंट्रोल करता है। तो ये एक बात हमें यहाँ नोट करनी है। फिर आगे देखेंगे इसमें तो क्या है कि ये क्या क्या फंक्शंस कर रहा है। देखिए आप ध्यान से देखेंगे इसके फंक्शंस को, तो क्या इंटेलिजेंस, रीजनिंग, लर्निंग, मेमोरी, स्पीच, इमोशंस, वॉलेंट्री एक्शंस। तो कितने सारे फंक्शंस आप यहाँ पे देखोगे कि मतलब लगभग के लगभग सभी जितने भी दिमाग से कंट्रोल हो रहे हैं वो सारे फंक्शंस यहीं पे आ गए। और ये जो चीजें हैं इनको आप आगे पढ़ोगे साइकोलॉजी में, ये कॉग्निटिव फंक्शंस कहे जाते हैं शरीर के।
तो जो हमारी इंटेलिजेंस है, रीजनिंग की पावर है, हमारी बोलने की शक्ति, ये सभी चीजें जो आ रही हैं ये सब हमारे सेरिब्रम के द्वारा ही कंट्रोल्ड होती हैं। इसके अंदर अब हमारा क्या आ रहा है, थैलेमस। थैलेमस एक पोर्शन है वहां का। इट एक्ट्स एज अ रिले सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नल। सेंसरी सिग्नल हम समझ गए, मोटर सिग्नल हम समझ गए। सेंसरी सिग्नल वो हुए जो हमारे जो ज्ञानेंद्रियों के हमारे पास आ रहे हैं, वो सिग्नल। मोटर सिग्नल्स कौन से हुए, जो हमारी प्रतिक्रिया है उनके प्रति, वो हमारे मोटर सिग्नल्स हो गए। अब इसके अंदर जो हमारा ग्लैंड प्रेजेंट है वो है हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस हमारा चीफ कंट्रोलर होता है हमारे शरीर का। हमने ये समझा था जब एंडोक्राइन सिस्टम में कि ये बॉडी के रिलीजिंग हार्मोन्स का यहाँ पे से रिले सेंटर है और इनहिबिटिंग हार्मोन्स का। तो ये क्या करता है, पिट्यूटरी को एक मास्टर बना दिया है इसने, और पिट्यूटरी को आदेश देता है कि अब भाई इतने हार्मोन्स रिलीज होने हैं इस समय। तो अब पिट्यूटरी किस कौन सा जो हुई ऑर्गन है जहाँ पे भी वो ग्लैंड सिक्रीशन होगा तो उनको वो आदेश देगा वो आगे। और इनहिबिटरी का भी मतलब क्या है, हमने देखा था कि जब बहुत सारा हार्मोन सिक्रीशन हो गया, प्रतिक्रिया का पूरी हो चुकी है, तो वो इनहिबिटरी का जो है एक्शन वो भी हाइपोथैलेमस कह देगा पिट्यूटरी से, भाई अब रोक दो हार्मोन का सिक्रीशन। तो ये सारा निर्धारित हो रहा है हाइपोथैलेमस। ये वाला हमने फंक्शन वहां पढ़ लिया था। अब इसके इंपॉर्टेंट फंक्शन और देखिए। इट रेगुलेट्स द बॉडी टेम्परेचर, शरीर का तापमान निर्धारित करना। तो यदि बाहरी वातावरण किसी भी प्रकार का हो, फिर भी शरीर का जो आंतरिक टेम्परेचर है उसको बनाए रखने की पूरी जिम्मेदारी किसकी है, हमारे हाइपोथैलेमस की। भूख, प्यास, स्लीप, इमोशंस, ये सब हमारा किसके द्वारा हो रहा है, हमारे हाइपोथैलेमस के द्वारा। तो ये हमारा चीफ कंट्रोलर है, और ये हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का भी एक पूरा कंट्रोल इसके पास होता है। तो ये हमारे इसके इम्पोर्टेंट कार्ड देखे। अब हमने देखा हिप्पोकैम्पस, वहां पढ़ा था हमने। तो हिप्पोकैम्पस क्या करता है, हमारे इमोशंस, फियर, एग्रेशन, जितने भी हमारे ऐसे जो है इमोशंस, उनको वो देखता है। उनका कंट्रोलर कौन है, हिप्पोकैम्पस है। आगे हम पढ़ते हैं अपने दूसरे पार्ट में, वो क्या है हमारा, मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन को देखते हैं अब हम। पहला पार्ट हमारा हो गया ये फोर ब्रेन। फोर ब्रेन के अंदर आ गया हमारा सेरिब्रम, फिर फिर थैलेमस और हाइपोथैलेमस। अब सेकंड पार्ट मिड ब्रेन। अब ये कुछ नाम जो मेसेंसिफेलोन है, ये नाम इनके मेडिकल टर्म्स भी कहे जाती हैं। तो ये यदि याद हो जाए तो हमारे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि यदि ये एमसीक्यूज में आ सकते हैं तो उनके लिए हमें प्रिपेयर भी रहना है। तो मेसेंसिफेलोन इनका मेडिकल टर्म बोली जाती है, और साधारण इनको समझने के लिए मिड ब्रेन बोला जाता है। इट इज लोकेटेड बिटवीन फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन। उन दोनों के बीच में जो लोकेटेड है वो है हमारा मिड ब्रेन। अब ये क्या कंट्रोल कर रहा है, हमारा आई मूवमेंट, ऑडिटरी एंड विजुअल रिफ्लेक्सेस। ऑडिटरी मतलब हमारे सुनने की जो रिफ्लेक्सेस हैं, सुनने के जो हमारे जो सुनने का जो प्रतिक्रिया है, वो सब किसके द्वारा नियंत्रित हो रही है, मिड ब्रेन के द्वारा। आंखों की प्रतिक्रिया मिड ब्रेन के द्वारा हो रही है। तो इट इज ऑल्सो रिले सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर इम्पल्सेस। तो यहाँ पे भी वो आंखों और कानों की वाला जो आ रही है सेंसरी और मोटर इम्पल्सेस को ये करता है मैनेज अपने आप। तीसरा पार्ट है हमारा हिंड ब्रेन। तो तीसरे पार्ट में रोम्बिसेफेलॉन इनका मेडिकल टर्म का नाम है। लोकेटेड एट द लोअर बैक ऑफ द ब्रेन। इसकी लोकेशन तीनों की अभी हम देखते हैं डायग्राम से कि कहाँ लोकेटेड है। तो ये पीछे की तरफ हमारा थोड़ा नीचे ब्रेन में लोकेटेड होता है। अब इसके क्या पार्ट्स हैं, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है इसका सेरिबेलम। तो सेरिबेलम कहाँ पे, अभी हम इसको एक डायग्राम बनाएंगे और देखेंगे। हम खुद से बनाएंगे, हमें और अच्छे से समझ आएगा। अब इसका कार्य बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए बैलेंस, पोस्चर, कोऑर्डिनेशन ऑफ मसल्स, मसल्स के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाए रखना। तो ये जो हमारा जितने भी हम मसल मूवमेंट करते हैं तो उनका कोऑर्डिनेशन किसके द्वारा होता है, हमारा सेरिबेलम के द्वारा। तो ये हमारा इसका इक्विलिब्रियम बनाए रखना, हमारे को एक सही स्थिति में खड़े रखना,
हम गिर नहीं रहे हैं। तो उस सब का कौन कर रहा है? हमारा सेरिबेलम कर रहा है। इसकी अभी लोकेशन अभी हम देखते हैं कहाँ है। हाँ दीप्ति जी बताइए। नहीं स्क्रॉल नहीं हो रही है क्योंकि अभी हम इसी को पढ़ रहे हैं। अभी हम डायग्राम पहले हम रीड कर ले रहे हैं, ठीक है, फिर पहले हम पूरा पूरा रीड कर ले रहे हैं और फिर हम इसको डायग्राम खुद से बनाएंगे। तो जब हम खुद से बनाएंगे तो हम इनकी लोकेशन को देखेंगे कि ये सेरिबेलम आखिर है कहाँ पे। अभी हमने सिर्फ सेरिब्रल कॉर्टेक्स देखा था वहां पे, जो अभी डायग्राम देखा था। अभी हम खुद से डायग्राम बनाते हैं, पहले हम इसको पूरा रीडिंग का कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। पॉन्स अब देखते हैं। तो पॉन्स क्या है? इट कनेक्ट सेरिब्रम विथ सेरिबेलम। सेरिब्रम क्या था हमारा? सेरिब्रल कॉर्टेक्स को सेरिब्रम बोला गया था जो हमारा फोरब्रेन में था। तो उसको सेरिब्लम से कनेक्ट करने का काम किसका है? पॉन्स का। इट इज इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग रेगुलेशन। अब हाइपोथैलेमस हमने देखा था, वो हार्ट बीट को रेगुलेट कर रहा है। यहाँ पे जो ब्रीदिंग का रेगुलेशन है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, कितनी जल्दी होना है, धीरे से होना है, तो उस सब का भी तो हमारा निर्धारित होगा हमारे दिमाग से। तो वो निर्धारित कौन कर रहा है? वो पॉन्स के द्वारा हो रहा है। कभी कभी आप देखेंगे श्वास की गति बड़ी तेज हो जाती है और कभी कभी बहुत आराम से आप सांस ले रहे होते हैं। तो ये सब किससे हो रहा है? ये हम अपने आप से तो कर नहीं रहे। ये कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि इच्छिक इच्छा से हम जैसे कह रहे हैं भाई अपने रेस्पिरेटरी लंग्स को कह रहे हैं कि भाई तुम थोड़ा धीरे हो जाओ, ऐसे तो नहीं कर सकते। तो ये हमारा कौन करता है? ये हमारे नर्वस सिस्टम से होता है। नर्वस सिस्टम के अंदर वो भी हिंड ब्रेन में जो पॉन्स है हमारा। तो सबके कार्य जो है बिल्कुल अपने अपने निश्चित हैं और वो अपने अपने कार्य सब करते रहते हैं बराबर। मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा ही आगे चल के हमारी स्पाइनल कॉर्ड बनती है। It controls involuntary activities. Involuntary activities like heartbeat, breathing, swallowing, digestion. अब हमने पॉन्स में भी देखा कि वहां भी ब्रीदिंग रेगुलेशन हो रहा है, यहाँ पे भी ब्रीदिंग हो रहा है। तो मैम ये तो दोनों चीजें एक सी हैं। तो क्या है? पॉन्स वहां पे ब्रीदिंग रेट को देखता है, यहाँ पे ये ब्रीदिंग मैकेनिज्म को पूरा पूरा निर्देशन यहाँ से मिलता है। जो वो कार्य कर रहे हैं, ऑर्गन सिस्टम तो कार्य कर रहा है रेस्पिरेशन का, अब वो उसको निर्देश भी तो कहीं से मिल रहा है वो करने का। तो वो निर्देश यहाँ से मिलते हैं। डाइजेशन, swallowing कनेक्ट्स द ब्रेन विद द स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन को आगे जो ले जाना है वो मेडुला ऑब्लोंगेटा के थ्रू वो स्पाइन आगे जाती है। चलिए अब हम बनाएंगे अपना डायग्राम। एक डायग्राम हमने ब्रेन का पहले देखा था, अब एक डायग्राम खुद से बनाएंगे, कोशिश करेंगे कि वो अच्छा बन जाए। चाहे जैसा भी बने पर हमें समझना है। यहाँ पे कुछ चीजें जो समझ में आ रही थी तो वो हमने ये देखी थी कि हमारा कॉर्पस कोलोजम क्या है, ग्रे मैटर कहाँ है, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ये सब चीजें हमने यहाँ पे देख ली थी। देखिए सेरिबेलम यहाँ वाला पार्ट होता है। इसको एक बार बनाते भी हैं खुद से। चलिए चलिए देखते हैं अच्छी सी, और यहाँ बना देते हैं हम अपना ब्रेन। अब ये ब्लैंक स्क्रीन है, तो क्योंकि हमें अभी यहाँ पे अपना डायग्राम बनाना है। तो चलिए बनाते हैं, शुरू करते हैं अपने पेन को, डायग्राम को। बहुत अच्छी ड्राइंग नहीं है मेरी, फिर भी मैं बना के थोड़ा सा, मुझे लगता है कि बनाने से चीज़ें थोड़ी समझ में आ जाती हैं। तो इसलिए खुद से जब बना लेते हैं ना चीज़ों को, तो एक समझ हमारी विकसित हो जाती है कि अच्छा ये पार्ट यहाँ पे है, ये पार्ट यहाँ पे है। तो ये तो हमने बना लिया अपना सेरिबेलम। अब यहाँ पे हमने लोब्स भी बनाने हैं थोड़े थोड़े से। अब नीचे हमारा यहाँ पे से दूसरा पार्ट शुरू होगा। तो इसके अंदर हमारा एक तो थैलेमस आएगा पहले और हाइपोथैलेमस आएगा। फिर यहाँ पे हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड भी दिखेगा।
और यहाँ पे हमारा पॉन्स हो जाएगा यहाँ पे। ये हमारी मेडुला ऑब्लोंगेटा हो जाएगी और नीचे हमारी ये स्पाइन में बन जाएगी। ये हमने थोड़े से लोब्स भी बना लिए अपने। ये हमारा पार्ट क्या है, सेरिब्रम, जिसको ग्रे मैटर कहा जाता है। और ये हमने अपने लोब बना के देख लिए कि इस तरीके से यहाँ पे थोड़ा थोड़ा विभाजन सा है और बीच में लेयर आती है उसकी। अब यहाँ पे हमारा हो गया ये पिट्यूटरी। यहाँ पे अंदर की तरफ कहीं लोकेटेड होता है हमारा पीनियल ग्लैंड, जिसके बारे में हमने पढ़ा था। ये हमारे पॉन्स हो गया, पॉन्स वाला हिस्सा हो गया। ये मेडुला ऑब्लोंगेटा हो गया। ये आगे चल के यही बन जाती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, और इसमें ये चीज़ें समझ ली अपन ने, तो इसमें हमारी ऊपर लेयर हो गई। फिर इस तरह से ये हमारा थोड़ा थोड़ा रफ डायग्राम बना है। देखिए बहुत अच्छा सा नहीं बना है। अब ब्रेन स्टेम, एक चीज होती है हमारी ब्रेन स्टेम। तो ब्रेन स्टेम क्या चीज है हमारी, मिड ब्रेन जो है, पॉन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा को ब्रेन स्टेम के नाम से बोला जाता है। तो मिड ब्रेन हमारा यहाँ पे ही लोकेटेड है, ऊपर की तरफ ही इधर कहीं। यहाँ पे हमारा मिड ब्रेन आ जाता है, जो रिले सेंटर होता है हमारा ऑडिटरी और विजुअल के लिए। ये मिड ब्रेन का पार्ट हो गया। और ये जो एक साथ जब चीजें एक साथ हो जाती है, मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा, तो इनको ब्रेन स्टेम कभी आपको लिखा हुआ दिखाई दे तो ब्रेन स्टेम में तीन चीजें आती हैं, मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो ये रफ डायग्राम से कुछ चीजों को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सी चीज कहाँ पे है। ये आप अपने आप भी बनाएंगे तो आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी और आपको चीजें भी समझ में आ जाएंगी। आई होप कुछ सही बना होगा। थोड़ा सा डायग्राम बताइए मैम। ठीक है। हाँ, हिप्पोकैम्पस हमारा, हाँ हिप्पोकैम्पस बीच में है, यहाँ पे इधर। हाँ बिल्कुल, हिप्पोकैम्पस भी है और ये यहाँ आपकी तरफ आ जाएगा, है ना, यहाँ पे। ठीक है, चलिए मैं बना देती हूँ यहाँ पे जाके। तो हिप्पोकैम्पस हमारा इधर ही की तरफ है, यहाँ पे। कुछ में आप पढ़ोगे तो एमाइडाला करके भी लिखा रहता है, तो वो भी एक स्ट्रक्चर होता है ब्रेन में। तो कई स्टडीज डिफरेंट भी हो सकती हैं, तो वो भी मैंने पढ़ा था एक जगह। तो एमाइडाला भी एक स्ट्रक्चर होता है, ब्रेन के अंदर ही होता है। और हिप्पोकैम्पस और एमाइडाला दोनों मिलके जो होते हैं फंक्शन करते हैं, तो इसको लिम्बिक लोब बोला जाता है। मुझे लगा कि ज़्यादा डिटेल हो जाएगा तो मैंने इंक्लूड नहीं किया था। तो यहाँ पे हिप्पोकैम्पस के पास ही एक एमाइडाला भी होता है, जो लिम्बिक लोब एक अंदर, दोनों दोनों ये कार्य अपने आपस में मिलकर ही करते हैं। चलिए, आज का हम लोग सेशन को यहीं विराम देंगे और अपने रिवीजन करेंगे जो भी हमने आज कार्य किया है, और आगे इसको और बढ़ाएंगे क्योंकि अभी इसमें हमें काफ़ी चीज़ें और करनी है। बताइए मिश्री जी। मैंने हिंदी में नहीं करी है, क्योंकि जब मैं हिंदी में कर भी रही थी ना, तो जो टर्म्स थी वो इंग्लिश में ही होती जा रही